विदेश में हिंदी पत्रकारिता के बारे में और खासकर 27 देशों में हिंदी पत्रकारिता के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में इस पुस्तक में जानकारी है। ये पुस्तक 4 खंडों में 22 अध्याय में 27 देशों में जो हिंदी पत्रकारिता उसके साथ साथ और भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। वहाँ पर संस्कृत को लेके किस तरह की शिक्षा है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ हों, इंडिक स्टडीज़ हों, उसके साथ साथ और भी वहाँ पर भारतीय विद्या को लेके विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। मुख्य पत्रिकाएं, रेडियो के माध्यम से दी जाने वाली इस तरह की न्यूज़ और व्यूज़, इवन इसमें फिल्म और टेलीविज़न को लेके भी बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें भारतीय या प्रवासी भारतीय नहीं, वहाँ पर जो विद्वान हैं उनके योगदान को भी ये पुस्तक दर्शाती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रीय कला केंद्र में इस पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक अखबार रहे, यदि मैं जिक्र करूं तो इंडियन ओपिनियन जो 4 भाषाओं में निकला, उसके बाद फिजी की और मॉरिशस की तो पत्रकारिता इतनी मुझे व्यापक लगी कि उस पर तो हम अलग से पुस्तक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये काम शुरू होने के बाद कई यूरोप के देशों की भी नजर हुई और मेरा ये मानना था कि अगर किसी भी देश से एक व्यक्ति ने एक भी पत्रिका हिंदी में निकाली है तो उसका योगदान और समर्पण हिंदी के प्रति है, तो उसका जिक्र भी इस पुस्तक में जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने हंगरी और बल्गारिया जैसे देश को भी सम्मिलित किया जहां पर शायद 1 और 2 पत्रिका ही निकाली। मुझे याद आता है कि एक उसमें जो जिक्र मैंने जब पता चला था कि मैं कुछ लोगों के लेख पढ़ता रहा जिन्होंने विश्व में हिंदी पत्रिकाओं पर लिखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन पत्रिकाओं में जब शोध कार्य शुरू किया कि उनमें जो जानकारी दी गई है शायद वो आधी अधूरी जानकारी है या उसमें गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए गए। तो मैंने लगातार ये शोध किया कि वो सही जानकारी प्रस्तुत करो। जैसे मुझे याद आ रहा है, जब मैं हंगरी का इतिहास देख रहा था तो हंगरी के एक भारतविद हैं अलेक्जेंडर चोमा दे करोरा, 1784 में जन्म हुआ, 1842 में उनका निधन हो गया। लेकिन वे इतने एशिया के देशों का अध्ययन करना चाहते तो साधनों के अभाव में वो पैदल चलकर भारत आ गए, वो तिब्बत चले गए और उनकी जो एक डायरी ऑफ अलेक्जेंडर चोमा, उनकी कविताओं की जो किताबें प्रकाशित हुई 7 भाषाओं में प्रकाशित हुई 1977 में, तो उसमें एक भाषा हिंदी भी थी और उसकी वो पत्रिका दीन पत्रिका रूप में 1970 में हस्तलिखित निकली और एवा अरादी हंगरी की है, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद करके हस्तलिखित निकाली। अब वो दीन पत्रिका का जिक्र तो आ रहा था, लेकिन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? मैंने एवा अरादी का कहीं से ईमेल प्राप्त किया, उनको मैंने ईमेल भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कुछ महीनों बाद मुझे वो पत्रिका हंगरी से डाक से 2 पेज के पत्र के साथ मुझे भेज दी और मूल पत्रिका मुझे मिली। तो इस तरह ये जो एक शोध का कार्य था। इसी प्रकार जब मैं रूस का अध्याय लिख रहा था तो मुझे पढ़ने को मिला कि वहां से एक नीक पत्रिका निकलती थी, वो हिंदी में निकलती थी। लेकिन जब मैंने ये पता किया तो पत्रिका तो रशियन भाषा में निकलती, उन्होंने कहा नीक हिंदी में निकलती थी, नीक अवधी भाषा का शब्द है इसलिए इसका नाम नीक रख दिया गया। लेकिन वो रशियन की पत्रिका थी और उसका जो टाइटल था, उसका शॉर्ट नाम था रशिया में नोवोस्तो इंडिया स्कोपोकिनो, यानी भारतीय सीमा के ताजा समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हिंदी पत्रकारिता के महत्व को बताया। अगले वक्ता के तौर पर आपने धर्मयुग, रविवार, प्रभात खबर जैसे समाचार पत्रों में अहम दायित्व निभाया। अनेक किताबों का संपादन कर चुके हैं। वर्तमान में आप राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन है, हरिवंश जी से कृपया आए। मैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी को पुनः हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आजादी के अमृत काल में इस महत्वपूर्ण पुस्तक की उन्होंने रचना की, ये सामने आया। किस तप और त्याग से यह पुस्तक बन पड़ी है 20 वर्षों की साधना के बाद, इसलिए सबसे अधिक बधाई के पात्र आज वो हैं। और आगे वो बताते हैं कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में 27 देशों की लगभग 120 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी रेडियो प्रसारण सुविधा की यात्रा को सचित्र दर्शाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने दोहों में क्या लिखा आपने उसमें, रहियो तुम जिस देश में पलियो नृप की नीत, ये उनकी व्यवस्था थी, पर अंदर क्या भाव था
चलियो अपने धर्म पर सबसे करियो प्रीत, अपना मूल धर्म नहीं छोड़ना। और वो किस तरह की उनके अंदर आग थी। गदरी रिसाला जिसका आपने उल्लेख किया, उसमें मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा होता था, हिंद जवानों ए मर्दानों जल्दी लो हथियार, एक हाथ में विद्या बल लो दूजे में तलवार। पर उस गुलाम भारत के लोगों ने भी पत्रकारिता में ये मापदंड तय किया, ये नैतिक आधार तय किया कि हमारी पत्रकारिता कैसी होगी। आगे बढ़ाते हैं परिचर्चा को। पत्रकारिता जगत के प्रकाश स्तंभ, पत्रकारिता के अनेक ग्रंथों के प्रणेता पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आप माधवराव सप्रे संग्रहालय और शोध संस्थान के संस्थापक भी हैं। ताली बजाकर कृपया स्वागत कीजिए। आज के ही दिन कानपुर से कोलकाता गए पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नाम का साप्ताहिक अखबार निकालकर हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश किया था। और इस श्री गणेश का अपना एक महत्व इसलिए है कि हिंदी पत्रकारिता के आद्य संपादक ने हिंदी पत्रकारिता की एक तरह से आदि प्रतिज्ञा भी स्थापित कर दी थी, और वो प्रतिज्ञा है हिंदुस्तानियों के हित के हित। जब उन्होंने अपना पहला संपादक उसमें पहली टिप्पणी लिखी प्रकाशक की ओर से, वो प्रकाशक भी थे और संपादक भी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी में, बांग्ला में, फारसी में, इन भाषाओं के जानने वालों को तो खबरें मिल जाती, समाचार सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन हिंदी वालों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका अपना कोई अखबार नहीं है। तो हिंदी वाले लोग भी अपनी खबरें पढ़ लें, जान लें, समझ लें, इसके लिए उन्होंने यह और एक शब्द का प्रयोग किया, यह ठाट ठाटा। वैसे ठाट तो नहीं था वो, क्योंकि 1.5 साल ही चला था उदंत मार्तंड और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों को सहयोग नहीं मिला, इसलिए वो अखबार बंद भी करना पड़ा। लेकिन वो हिंदी का पहला अखबार है। और देखिए क्या होता है, अभी लाइब्रेरी और उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। 1931 के मई महीने तक हमारे यहाँ ये कहा जाता था, बड़े विद्वानों ने लिखा भी है अपने समय का, छोटे इतिहास लिखे थे, राय कृष्णदास वगैरह ने भी लिखे हैं, और उसमें वो कहते थे कि बनारस अखबार जो 1845 में बनारस से निकला था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकलवाया गया था, वो हिंदी का पहला अखबार था। लेकिन कोलकाता में एक राजा, मतलब बड़े जमींदार थे, उनकी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन थे, ग्रंथपाल थे बंदोपाध्याय जी, उन्होंने एक दिन देखा सफाई करते करते कि एक फाइल मिली उन्हें, और उस फाइल में उदंत मार्तंड की प्रतियां मिली। उस पर उन्होंने विशाल भारत में 2 खंड में बहुत अच्छा लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने स्थापित किया कि ये 30 मई 1826 को प्रकाशित होने वाला उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार है। ये पुस्तक मैं कहूँ तो 4 हिस्सों में बटी हुई है। जब आपके हाथ में ये पुस्तक आएगी तो आप इसको देखेंगे। गिरमिटिया देशों में हिंदी पत्रकारिता, और हिंदी पत्रकारिता कर्नावत जी का तकिया कलाम भी हो गया है, क्योंकि हर शीर्षक के आगे उन्होंने हिंदी पत्रकारिता लिखी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, और ये पुस्तक पत्रकारिता पर है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की विशाल दुनिया का इसमें दर्शन आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय आपको लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता प्रेम का धागा है, जो दुनिया में भारत से चलता है और भारत आकर पहुंचता है। आप इन पत्र जो जवाहर जी ने दिया भी है, उन पत्रों के कुछ अंक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस मजबूरी से, किस अपमानजनक स्थितियों से, कैसी निराशा से और हमारे भारतीय समाज गुजर रहा था जिस समय इसकी शुरुआत हुई।
और शायद आपको लगता हो कि ऐसा कहा जाता है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे मैं फिजी में था तो आप 1890 के आसपास का पता करेंगे तो दुनिया में आत्महत्या की सबसे ज्यादा दर फिजी में थी। जवाहर जी ने, जब मैं देख रहा था दक्षिण अफ्रीका की चर्चा की, तो भवानी दयाल भी अपनी पत्रिका के अंदर अपने संपादकीय में ये बात लिखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती। 4 पुरुषों पर एक स्त्री जाती थी, लोगों को परिवार ले जाने की इजाजत नहीं थी, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, सुबह 5 बजे जगा दिया जाता था, जिसको हम कहते हैं वर्चुअली दे वर स्लेव्स। जो इस पत्रिका को हड़प जाएगा या हड़पने की नियत रखेगा, उसे 1000 बाल हत्या का पाप लगेगा। वह पाठक हिंदी का, हिंदू जाति का, हिंदू धर्म का कट्टर शत्रु समझा जाएगा। ये जनवरी 1935 के अंक में छपा था। इसी तरह शुद्ध हिंदी प्रचार का शंखनाद टापू के कोने कोने में कीजिए। हिंदुओं, अपनी औरतों को इज्जत की दृष्टि से देखो, उन्हें माता के समान पूजो, बहन के समान प्रेम करो, बन पड़े तो इनके लिए अपने प्राण भी दे दो। फरवरी 1935। इस तरह के बहुत खूबसूरत से वो है जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा।